चलिए स्टार्ट। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आज का टॉपिक है बाबू कंपनी फाइनल अकाउंट्स। आज का टॉपिक है सेमेस्टर 5 वालों कंपनी फाइनल अकाउंट्स। तो आप लोग में जो लोग भी सेमेस्टर 5 में हो, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में एक सम्स आएगा कंपनी फाइनल अकाउंट्स। तो कंपनी फाइनल अकाउंट्स जब आपके एग्जाम में आपका आएगा, 15 मार्क्स का एक सम्स आएगा कंपनी फाइनल अकाउंट्स। कंपनी फाइनल अकाउंट्स में आपको क्या क्या बनाने आएगा? बात नहीं। कंपनी फाइनल अकाउंट्स में आपको पीएल बनाने आएगा, आपको बैलेंस शीट बनाने आएगा। सर हम तो बचपन में पढ़े थे ट्रेडिंग बनाने आएगा, पीएल बनाने आएगा, बैलेंस शीट बनाने आएगा। वो बचपन था ना बाबू, क्या था? यस। तो बचपन में आप पढ़े होंगे ट्रेडिंग। यहां पर ट्रेडिंग बोल के कुछ नहीं है। ये जो आप फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हो आज से, ये जो आप फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हो आज से, ये कंपनी का फाइनल अकाउंट्स है। चैप्टर का नाम है कंपनी फाइनल अकाउंट्स। एंड हाउ मच मार्क्स इट कवर्स? 15 मार्क्स फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा सीयू स्टूडेंट्स। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा सीयू के स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम के लिए 15 मार्क्स में ये कवर करेगा। एक सम्स आएगा, कंपल्सरी सम्स आएगा ही आएगा। तो ये 15 मार्क्स का कवरेज आपको हम देने जा रहे हैं। स्टार्ट करें। तो 24 मार्क्स में पास होता है सर, 15 मार्क्स तो यहीं से उठा लिए। स्टार्ट करें। कॉपी में हेडिंग नीचे बड़ा सा कंपनी फाइनल अकाउंट्स। कॉपी लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, बैठिए। वेरी गुड, फॉर्मेट भी कॉपी कर लिए, गुड। कॉपी लेके बैठिए। चलिए रेडी? हम बताते, सब बता दे रहे, चिंता मत करिए। कॉपी लेके बैठे। कंपनी फाइनल अकाउंट बगल में 15 मार्क्स। भाइयों और बहनों, आपको पीएल अकाउंट बनाने देगा और बैलेंस शीट बनाने देगा। सम्स तो इजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, और एडजस्टमेंट नीचे दिया रहेगा। देखिए जैसे 12 में करते थे, कॉलेज में करते थे ना, सारा डिटेल दिया रहेगा और नीचे एडजस्टमेंट दिया। यहाँ भी वैसे ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है, जब बचपन में आप ट्रेडिंग पीएल बनाते थे, वहाँ पर क्या था, जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएल में, जितना डायरेक्ट है सब ट्रेडिंग में। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है। यहाँ पर हर एक आइटम का एक कैटेगरी बनाया गया कंपनीज एक्ट के हिसाब से। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हर एक आइटम का डिटेल में नोट बनाना पड़ेगा आपको। हर एक आइटम का पूरा वहां पे डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको पता रहना चाहिए। तो सर आप तो 2 ही पेज का फॉर्मेट भेजे थे। आज हमने सारे ग्रुप्स में एक फॉर्मेट भेजा था अराउंड 11 बजे कि आप लोग फॉर्मेट कॉपी करके आना क्लास में। कुछ बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि कुछ बच्चे रास्ते में रहे होंगे, कुछ बच्चे बाहर रहे होंगे। अगर आपने कॉपी नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप 2 पेज छोड़ दीजिए, एक पेज पीएल के लिए, एक पेज बैलेंस शीट के लिए। ठीक है बच्चों, आपको स्क्रीन पे फॉर्मेट दिखेगा। किसका बताइए? पीएल का और बैलेंस शीट का। पहले पीएल का फॉर्मेट दिखेगा और फिर किसका फॉर्मेट दिखेगा बाबू? बैलेंस शीट। स्टार्ट करें। भाइयों और बहनों, एक आइटम जो फॉर्मेट में है, तो सब फॉर्मेट तो दिया हुआ तो पड़ेगा। आज पूरा क्लास सिर्फ आपको पीएल और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ाएंगे और यही मेन है। क्या है, यहां पर एक आइटम का अपना एक डिटेल मीनिंग है जो आपको जानना है, और हर एक आइटम से आपको नोट बनाना पड़ेगा। पहले तो आप फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट कैसे बना हुआ है। फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट कैसे बना हुआ है। स्क्रीन पे दिखता होगा सारे बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको। सबसे पहले बना हुआ है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर फिगर, करंट ईयर फिगर। जो डेटा दे रहेगा, डेटा अगर 2 साल का तो 2 साल, 1 साल का, जो जैसा डेटा रहेगा। फॉर्मेट देखिए, प्रीवियस ईयर फिगर में प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखेंगे, करंट ईयर फिगर में करंट ईयर का। फॉर्मेट निकाल लीजिए अपना अपना फोन में, और जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो आपको स्क्रीन पे दिखता होगा। भाइयों और बहनों, प्रीवियस ईयर का फिगर में प्रीवियस ईयर का अमाउंट, करंट ईयर का फिगर में करंट ईयर का अमाउंट। ये यहां पर एक आइटम को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एक पेज में बनाइएगा और बैलेंस शीट दूसरा पेज में बनाइएगा। और यहां पर एक तो कॉलम दिखता होगा आपको, नोट नंबर। वही मेन झमेला है, वही मेन झमेला है। एक आइटम का डिटेल में आपको हम अभी पढ़ाएंगे कि कौन सा आइटम के अंदर में क्या क्या चीज आता है। 2 पेज छोड़ दिए, उसके बाद तीसरा पेज में आइए, तीसरा पेज निकाल लीजिए। सारे बच्चे तीसरा पेज निकाल लीजिए, 2 पेज छोड़ दीजिएगा फॉर्मेट कॉपी करने के लिए। ठीक है, स्क्रीन पे दिखता होगा। क्लास के बाद कॉपी कर लेना भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों। ऑफलाइन वाले बच्चों घर जाके कॉपी कर लेना। ठीक है, चलो रेडी। पहला आइटम, फोन दे दीजिए बाबू। फोन तो देखिए, फोन सामने रखिएगा अपना। फोन में फॉर्मेट है, क्योंकि जो लोग कॉपी किए हो नहीं किए हो, फॉर्मेट फोन में है ना। चलिए, जब पीएल का स्टेटमेंट बनाएंगे, सर यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं बनता है। नहीं बाबू, क्या नहीं बनता है? नहीं बाबू,
यहाँ पे ट्रेडिंग बोल के कुछ नहीं होता है। क्यों सर? थोड़ी देर बाद बताएंगे, थोड़ा देर रुक जाइए, सब बताएंगे। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले पीएल का फॉर्मेट, कितना सुंदर से एडिटिंग किया है टाइपिंग करने वाला आदमी, दिख रहा आपको? सबसे पहला आइटम है उसमें, पहले को प्रॉफिट कैसे निकालते? पीएल अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है ना। आप प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, तभी ना प्रॉफिट आएगा। ये तो सबको पता है सर, तो आप सिखाइएगा क्या? हम आपको कंपनी लॉ के हिसाब से सिखाएंगे कि इनकम कैसे लिखा जाता है। कंपनी लॉ के हिसाब से देखिए, पहला जो आइटम है वो है इनकम। जब लिखिएगा तो पहला आइटम उस पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? तो भाइयों और बहनों, यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? तो अब आप यहां पे नोट बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका होगा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हम एक तो लिख के दिखा देते हैं, फिर आप लिखना। हेडिंग हो गया। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मतलब डेली एक्टिविटी। अरे रोज क्या काम करके जो कमाते हो, वही तो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। हम कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाना मेरा काम है, वहां से जो फीस कमाते हैं वो मेरा रेगुलर इनकम है। इसको बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलेंगे बताइए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है आपका रेगुलर इनकम, आपका रेगुलर इनकम। तो सामान को बेच के जो पैसा कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाबू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप लोग का बिहारी भाषा में, लोकल भाषा में बोलते हैं सेल्स। क्वेश्चन में सेल्स बोल के लिखा रहेगा, लेकिन आप उसको लिखोगे कौन सा कैटेगरी में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझे इसका मतलब? फॉर्मेट तो आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा। फॉर्मेट में एक एक शब्द का मीनिंग बता रहे भाई। ये क्लास अगर नहीं किए तो फिर फाइनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। बोलो हाँ कि नहीं? फिर अगला दिन एडजस्टमेंट करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों? तो बताइए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कॉपी करिए, ऐसे उतारिएगा। नोट नंबर 1, फिर नोट नंबर 2 एंड ऑल। ठीक है बच्चों, उतारिए। 2 पेज छोड़ दिए ना, बस। अब मोबाइल सामने रखिएगा, मोबाइल में देखिएगा ना कौन सा आइटम को कैसे लिखना है। और नहीं, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, ऑलरेडी हम लोग का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 4th और 3rd पढ़ाएंगे, सिलेबस कंप्लीट आएगा। रिकॉर्डेड क्लास है, हर थर्सडे को क्लास होता है, समझे ना बाबू? हर थर्सडे को क्लास होता है, उससे पहले ही आपको सारा मिल जाएगा। हर थर्सडे को क्लास होता है। 3 क्लास चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आपको ऐड करेंगे। एज पर योर कंफर्ट यू कैन वॉच एनी टाइम, ठीक है? तो डज नॉट मैटर कि आप किस टाइमिंग में फ्री हो, नहीं हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे बाबू? चलिए स्टार्ट करें। इसके बाद दूसरा आइटम क्या है? देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नोट 1 हो गया आपका, ठीक है? अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया? वो नोट 1। अब ऐसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, मान लीजिए आप सम्स बना रहे, वहां पे सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, नोट बनाने का दरकार नहीं है। नोट कब बनेगा ये भी समझना जरूरी है। भावनाओं में क्लास मत करिए। नोट कब बनता है? एक एक आइटम का, जैसे बहुत सारा आइटम है उससे रिलेटेड, तो उसके लिए रफ बना लिए। रफ को यहाँ पे रफ नहीं बोल के क्या बोलते हैं बाबू? नोट। रफ को यहाँ पर रफ नहीं बोल के क्या बोलते हैं बाबू? नोट। रफ को यहाँ पर रफ नहीं बोल के क्या बोलते हैं बाबू? नोट। चलिए अगला पॉइंट में चले। अगला आइटम क्या है बाबू? देखिए अपना अदर इनकम। अदर इनकम में क्या क्या आएगा? अच्छा देखिए, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हम 2 जगह से पैसा कमाएंगे। ट्यूशन पढ़ा के जो कमा रहे हैं वो मेरा रियल इनकम है, वो हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और उसके अलावा जो इधर उधर से कमा रहे, कोचिंग का बुक बेच दे रहे साइड में, तो आई एम नॉट अ बुक सेलर, आई एम नॉट अ बुक सेलर, आई एम नॉट अ बुक सेलर। मेरा काम किताब बेचना है क्या? नहीं, मेरा काम है आपको ट्यूशन पढ़ाना। आप लोग बहुत सारे बच्चे स्टडी मैट नहीं भी खरीदते हो, फिर वो आपको फोर्स करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डराते धमकाते हैं क्या? नहीं, ये आपका चॉइस है। प्यार मोहब्बत और पढ़ाई अपना मन से होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं। याद रखिएगा, क्या क्या? प्यार मोहब्बत और पढ़ाई। कभी भी किसी को फोर्स मत करिए। बोलने का बात हो जाता है अलग अलग। बच्ची बोले प्यार मोहब्बत अलग है क्या? पढ़ाई में तो कभी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछे हो, बात समझे ना? पूरा बुक लीजिए, आपका बुक सब आ गया, छोटी टाइम में ले लीजिएगा। मैथ्स का बुक कहाँ है? जो देखिए, जो सब्जेक्ट का है वो लिए भी नहीं किए हो। देखिए आपका बोलने से मेरा कैमरा गड़बड़ाने लगता है। आइए रेडी, समझे ना बाबू? तो रेवेन्यू जो बता रहे थे, तो मेरा मेन काम है जो आपको बता रहे थे, समझे ना? तो कभी भी, तो ये सब क्या है? साइड इनकम हो गया मेरा।
बुक बेचना मेरा मेन इनकम है ना साइड इनकम है? तो उसको अगर मेरा बैलेंस शीट बनाएगा कंपनी, मैं वैसे तो हम कंपनी नहीं है, वैसे तो हम कंपनी नहीं है, अगर मेरा बैलेंस शीट बनाते हैं, मान एग्जांपल दे रहे, तो मेरा अगर कंपनी हम खोलते हैं और मेरा बैलेंस शीट बनाइएगा, तो मेरा बैलेंस शीट में बुक का जो कमाई होगा वो मेन इनकम है ना साइड इनकम, तो उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर आपका अदर इनकम, क्योंकि बुक बेचना मेरा काम नहीं है। खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना तो मत खरीदिए, ठीक है बच्चों। तो अदर, अब दूसरा नोट बनेगा नोट 2, समझे ना कैसे नोट बनेगा? अदर इनकम। अब उसके अंदर में क्या क्या आएगा? बोर्ड में देखने दरकार नहीं है, हम आपको लिखने का पैटर्न सिखाएं, अब आपको बोलते हैं आप लिखते आना। अदर इनकम में क्या क्या आएगा लिखो। रेंट रिसीव, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, इतना धीरे धीरे फिल कर करके मत लिखिए। रेंट रिसीव कॉमा डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव कॉमा डिस्काउंट रिसीव कॉमा डिविडेंड रिसीव कॉमा इंटरेस्ट रिसीव, हो गया बच्चों? देखिए एक मिनट, इसमें डिस्काउंट रिसीव को काट दीजिए, डिस्काउंट रिसीव को काट दीजिए, डिस्काउंट रिसीव गलती हो गया, बस डिस्काउंट रिसीव भी रेवेन्यू में ले, क्या कहते हैं, मेरा रोज का काम है सामान को खरीदना और बेचना, सामान खरीदते खरीदते हमको डिस्काउंट मिल गया, तो जब इसको भी लिखेंगे तो रेवेन्यू वाला पार्ट के साथ ही जोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या क्या क्या, रेंट रिसीव आ गया, डिविडेंड रिसीव आ गया, इंटरेस्ट रिसीव आ गया, ठीक है बच्चों, एटसेट्रा ETC, ये सब कुछ कॉमन आइटम्स लिखा रहे हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए, बैलेंस शीट अगर ऐसे लेके बैठेंगे तो समझ नहीं आएगा, एक एक वर्ड का डिटेल में मीनिंग आपको बता रहे हैं। उसका तीसरा आइटम क्या है, ये भी हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, उसमें अदर इनकम भी हो गया, इनकम वाला पार्ट कंप्लीट। अब एक्सपेंसेस में चलते हैं, हर एक एक्सपेंस का अपना एक मीनिंग है। एक्सपेंस में पहला आइटम दिख रहा है हमको, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है पता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का सिंपल नाम होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या हो गया समझिए, आपको याद है पहले आप बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, जब आप छोटा बच्चा हुआ करते थे तब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आएगा, परचेज डेबिट साइड में आएगा, सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा, याद आ रहा ना? तो ये वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बनाया जाता था ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक ही फॉर्मेट में सब बना देते हैं, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ही सब कुछ बन जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जब आप सब कुछ बनाते हो तो ये जो थर्ड वाला आइटम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसमें क्या लेते हो? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, पहले समझाते हैं, फिर परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लिखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नोट नंबर 3, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, नोट नंबर 3। बोले लिखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। किसका किसका? तो रॉ मटेरियल का, बगल में लिख दीजिए रॉ मटेरियल, क्योंकि है ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, ब्रैकेट में रॉ मटेरियल। फिर से बोले बाबू फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये सब का ट्रीटमेंट कहाँ करिएगा, किस कैटेगरी में करिएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या करिएगा? अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको निकालना रहा तो क्या क्या कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए हाँ कि नहीं? यस और नो? अगला आइटम क्या है देखिए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज का मतलब परचेज होता है, परचेज का मतलब परचेज, जो सामान खरीदे परचेज बोल के लिखा रहेगा, परचेज कैटेगरी में डाल दीजिए। इसका स्पेशल नोट बनाने का दरकार नहीं है। हाँ, इसका भी नोट बनेगा कब? अगर मान लिया क्वेश्चन में ऐसे रहा, नोट कितना कितना नोट हो चुका है? नोट नंबर 4 में चलिए, अगर परचेज बनाना हो आपको तो इसका फिर ऐसे परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का और एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। कॉपी कर लीजिए, हेडिंग दे दीजिएगा, जो बैलेंस शीट में नाम है वो हेडिंग दे दीजिएगा। बैलेंस शीट में क्या नाम है बाबू? परचेज इन स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज माइनस परचेज रिटर्न।
परचेज माइनस परचेज रिटर्न। एक एक शब्द को देख रहे, ऑपरेशन कर दे रहे, चीड़ फाड़, चीड़ और अगला आइटम चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। ओपनिंग स्टॉक, कोई भी चीज़ का बोलेगा, अगर बोलेगा क्वेश्चन में चेंज निकालना है, अगर चेंज निकालना रहेगा तो चेंज कैसे निकालेंगे? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो लिखिए वो नोट नंबर 5, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री इक्वल टू, मतलब इसका नोट नंबर कितना था ये? नोट नंबर 5, चेंज इन इन्वेंट्री। अब उसके अंदर लिखिए ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चेंज कैसे आएगा? जब ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तभी ना चेंज आएगा बाबू। अगला नाम से सुनिए, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें कौन सा आइटम आता है? तो इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस मतलब हर वो खर्चा जो आपने वर्कर के लिए किया है। वर्कर को प्यार करते हो ना, तो वर्कर को प्यार करते हो तो वर्कर के लिए जो भी खर्चा करोगे वो सब क्या आएगा? इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस। नाउ योर नोट नंबर 6। अब जरूरी नहीं कि एक सम्स में इतना नोट बनेगा ही, मतलब अगर बनता है तो ये सब आइटम इसमें आएगा, बात खत्म। क्वेश्चन में सारा चीज दिया रहेगा, बस आपको अरेंज करके अच्छे से सजा के लिखना है। इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस मतलब हर वो खर्चा जो किसके लिए है? वर्कर के लिए। तो लिखिए सैलरी, एग्जाम्पल लिखिए सैलरी कॉमा वेजेस कॉमा बोनस कॉमा अलाउंस कॉमा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। समझे? अलाउंस का मतलब समझते हो आप लोग? सैलरी के अलावा जब आप वर्कर को फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस कुछ पैसा देते हो, इसको बोलते हैं अलाउंस। बोनस तो समझ गए होंगे, एक्स्ट्रा पैसा। स्टाफ वेलफेयर में स्टाफ का अच्छाई के लिए जो खर्चा किया। लेकिन ये अलाउंस का मतलब क्या है? अलाउंस मतलब हर वो पैसा जो आप वर्कर को देते हो अपार्ट फ्रॉम सैलरी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। जैसे आपका स्टाफ पुड़िया खाता है, उसको पुड़िया खाने का आदत है, तो आप क्या किए? उसको पुड़िया खाने के लिए अलग से पैसा दिए। तो आप बोलिए सर ऐसा बंदा को रखेंगे क्यों जो पुड़िया खा रहा है? ये सवाल आपके मन में आता होगा। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत मेहनती होते हैं और ज़्यादातर टाइम वो लोग पुड़िया खाते हैं, ऐसा हम देखें। तो मेहनती लोग क्या होते हैं बोलिए? तो पुड़िया खाते हैं। तो अगर वो पुड़िया खा रहा है तो पुड़िया खाने के लिए जो पैसा देंगे इसको बोलेंगे पुड़िया अलाउंस। ड्रेस, और जैसे आप बहुत सारा कंपनी में देखते होंगे स्टाफ लोग को ड्रेस दिया जाता है, स्पेशली जो लोग ड्राइविंग करते हैं उन लोगों को देखते हैं ना, बड़ा बड़ा कंपनी में ड्रेस दिया जाता है, ड्रेस पहन के जाइएगा। ड्रेस खरीदने का पैसा देता है कंपनी, ड्रेस अलाउंस। बहुत दूर से आते हो, जाओ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अच्छा शराब पीना है, लो ड्रिंक अलाउंस, ड्रिंक अलाउंस। अलाउंस का मतलब यही होता है एक्चुअली, हर एक चीज के लिए पैसा देंगे एक्स्ट्रा, हर एक चीज। जैसे आप लोग में बहुत सारे बच्चे दूर से आते हैं, हम ट्यूशन में अनाउंस किए जो बच्चे दूर से आते हैं उनको भाड़ा मिलेगा ट्यूशन की तरफ से। थैंक यू गाइस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कौन सा अलाउंस? ट्रांसपोर्ट। या मान लीजिए ममता दीदी अनाउंस की कि जो बच्चा लोग दूर दूर ट्यूशन पढ़ने आता है जीके जी के पास, वो लोग को 1000 रुपया हर महीना करके मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का नाम पे। तो भाई और बहना, अलाउंस मतलब द मनी विच इज गिवन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। आई थिंक समझ गया होगा, आप समझ गए होंगे आप। जो पास किया उसको बाइक मिलेगा। अगला पॉइंट में आइए, अब बात नहीं बाबू, हो गया हंसी महक। अगला लिखिए फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। अगला लिखिए फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है बच्चों, चले क्या? फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है हर वो खर्चा
जो पैसा से रिलेटेड है, पैसा से रिलेटेड खर्चा। हम पैसा लिए थे, हम समरेश से 1 लाख रुपया लिए थे, उस पर इंटरेस्ट दे रहे, तो इंटरेस्ट का खर्चा कौन सा कॉस्ट हो गया? फिनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट का खर्चा क्या हो गया अब? फिनेंस कॉस्ट। फिनेंस कॉस्ट में होता है कि हर वो पैसा जब आप किसी से लिए हो तो पैसा लेने में भी बहुत सारा खर्चा लगता है, इसको बोलते हैं फिनेंस कॉस्ट। एग्जाम्पल लिखिए, फिनेंस कॉस्ट का 2-3 एग्जाम्पल लिखिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस, कॉमा, बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग बात नहीं, ओवर हो रहा। बोरोइंग कॉस्ट बात करना है, मेरा नंबर ले लीजिए, मैसेज करते रहिएगा, एटसेट्रा, ईटीसी। अगला में आइए, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। कोई बच्चा बोला अमोटाइजेशन नहीं, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन क्या है भाई? सुनो, डेप्रिसिएशन सबको पता है आप लोग में से। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब कोई फिक्स एसेट का वैल्यू धीरे धीरे घटता है, इसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स, देखो डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन थोड़े वर्ड है ना, तो एक वर्ड में समझाते हैं। फिक्स एसेट जो होता है ना, टेंजिबल, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार, मशीन, इसका ऊपर डेप्रिसिएशन होगा। इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस सब का जब वैल्यू घटता है ना, इसको बोलते हैं एमोटाइजेशन। एमो। तो नोट नंबर 8 बनाइए, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। बना लिए नोट? बोले कॉन्सेप्ट, बोले कॉन्सेप्ट लिखिए। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन टेंजिबल फिक्स एसेट, but amortization is calculated on intangible fixed asset। समझ गए ना? एक्सपेंसेस का लिस्ट बना रहे। एक्सपेंसेस में देखो, पहले जमाना में हम लोग, जब आप याद करो बचपन में जो ट्रेडिंग पीएल बनाए होंगे, खर्चा है पीएल में डालते जाओ, जहां तहां लिख दिए। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना होगा, कौन सा आइटम कहां जाना होगा। सर इतना याद कैसे हो? याद क्यों करेंगे? पढ़ते पढ़ते बनाते बनाते याद हो जाएगा। आप जब भी आएंगे फाइनल अकाउंट क्लास में एक बार रीडिंग मार के खाली आएंगे। याद क्यों करेंगे? और अगर याद करना रहता बच्चों तो इतना एक क्लास पूरा इसमें वेस्ट क्यों करते हैं हम लोग? समझाए इसीलिए रहे कि जिसे आपको याद करना ना पड़े। अगला पॉइंट है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस मतलब क्या? आप कॉमन सेंस से सोचो ना, ऊपर में जितना खर्चा ले लिए उसको छोड़ के जो भी बचेगा वो सब कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस। सर कुछ एग्जांपल दे देते 2-4 तो अच्छा रहता है। लिखिए, बोले अदर एक्सपेंस का एग्जांपल बोले। रेंट, वो दूसरे चीज का रेंट होगा। देखिए वो रेंट रिसीव था बाबू, ये रेंट पेड, ठीक है। कॉमा, इंश्योरेंस, पंखा चालू कर दे, लोग घर का बात सुनाई दे रहा है, इतना शांति भी ठीक नहीं। रेंट कॉमा इंश्योरेंस कॉमा डोनेशन। डोनेशन समझते हो ना, जो देते हो फिर दुआ मांगते हो ऊपर वाला से अपने लिए, डोनेशन। कॉमा लीगल चार्जेस, लीटर चार्जेस नहीं, लीगल चार्जेस। कॉमा एडवर्टाइजमेंट, इसका लंबा चौड़ा लिस्ट है। अदर का लिस्ट सबसे ज़्यादा है, मेल फीमेल अदर्स। सुने हो ना आप लोग? वैसे यहाँ पर भी जितना खर्चा था सब तो बांट दिए। यहाँ पे अदर्स मतलब कौन हो गया बताइए? अदर्स मतलब क्या हो गया? अदर खर्चा का बात हो, गलत मत समझिएगा। लीगल चार्जेस लिख दिए, एडवर्टाइजमेंट कॉमा कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स कॉमा डायरेक्टर्स फीस एटसेट्रा। डायरेक्टर्स फीस हो गया बाबू।
सारा खर्चा लिख लिए। अब आप देखो ना, उसके नीचे लिखा होगा टोटल एक्सपेंस, है ना फॉर्मेट में, देखिए स्क्रीन पे टोटल एक्सपेंस पे। अब आप देखो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर्मेट में तो देखिए फॉर्मेट में लिखा होगा, फॉर्मेट आप लोग कॉपी करोगे ना घर में आकर के फॉर्मेट, तो पूरा याद हो जाएगा। पहले रेवेन्यू टोटल इनकम में क्या क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। एक्सपेंस का लंबा चौड़ा लिस्ट है, और रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसके बाद उसमें से टैक्स माइनस करिएगा, क्या माइनस करिएगा, टैक्स, तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलो हाँ कि नहीं। फॉर्मेट में देखिए ना, दिखा फॉर्मेट में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, तो उसमें आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अगर पॉजिटिव बैलेंस आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव बैलेंस आया तो लॉस। अब सम्स बनाएंगे तो और बेटर समझ पाइएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे ऐसे भी। तो बताइए प्रॉफिट और लॉस कैसे बनाएंगे। पहले रेवेन्यू के अंदर दो कैटेगरी, एक होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक होगा अदर इनकम। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम, उसमें से सारा खर्चा माइनस, तो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से क्या माइनस करोगे, टैक्स, तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गॉट इट गाइस, पीएल कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द बैलेंस शीट आइए। नोट कंटिन्यू होगा, कितना नोट बना चुके हो अभी तक, एग्जाम में भी बनाना होगा ऐसे ही। अब जरूरी नहीं कि नोट ही बनाना होगा, हो सकता है ऐसे कम भी बनाना पड़े, ज़्यादा शायद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना नोट करा दे रहे आपको मैक्सिमम अपने आप में। कितना नोट हो गया, उसके बाद 10 नंबर, क्योंकि दोनों तो एक साथ ही सम्स बनेगा ना एग्जाम में, पीएल बैलेंस शीट। तो 9 नंबर के बाद क्या होगा, 10 नंबर। कुछ पूछ रहे बोलो। अब बैलेंस शीट में क्या क्या आता था, याद करिए। बचपन में एसेट आता था और लायबिलिटी आता था, तो यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका बदल गया। सबसे पहले इसमें हेडिंग में होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड पहले, लायबिलिटी साइड ऊपर में होता है। नया वाला बैलेंस शीट में देखिए स्क्रीन पे, ऊपर में पहले क्या होता है बाबू, लायबिलिटी, और नीचे क्या होगा बताइए, एसेट। ऊपर दिखता होगा आपको बैलेंस शीट, ऊपर क्या है, लायबिलिटी, नीचे क्या है, एसेट। ऊपर नीचे। अब लायबिलिटी में अलग अलग कैटेगरी है, एक एक कैटेगरी को ऑपरेशन करेंगे। पहला कैटेगरी है भाई और बहनों, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर में भी दो कैटेगरी है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या लिखेंगे, तो लिखिए नोट नंबर कितना, 10। नोट नंबर 10 लिखिए, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम दिखा रहे, देखिए इसमें सबसे पहले होगा ऑथराइज कैपिटल, जो भी आएगा उसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद आएगा इशूड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना भाई। उसके बाद आएगा पेड अप कैपिटल। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, पेड अप कैपिटल। देखिए पेड अप कैपिटल, पहले क्या आएगा बाबू, ऑथराइज, फिर क्या लिखिएगा, इशूड, फिर क्या लिखिएगा, पेड अप। भैया ऑथराइज क्या होता है, हर एक कंपनी का, आप बताते हैं हम बोलते आ रहे, हर एक कंपनी का एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस मैक्सिमम कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, ऑथराइज। हर एक कंपनी का शेयर बेचने का एक मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, ऑथराइज। ये क्वेश्चन में रहेगा तो देख के बस उतार दीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं। इशूड मतलब कितना मार्केट में बेचे हो। अब पेड अप मतलब कितना का एक्चुअली पेमेंट हुआ, कितना का एक्चुअली क्या हुआ वो पेमेंट, क्योंकि सब शेयर वाला समझे कहते हैं कॉल सीनियर, बहुत सारे आदमी पैसा मार के भाग जाता है, वो बकलोलवा लोग के लिए माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 पार्ट, शेयर कैपिटल में 3 चीज आएगा, बनाएंगे तो और डिटेल में बनाएंगे। क्या क्या 3 चीज आएगा बताइए, ऑथराइज, इशूड, पेड अप। ऑथराइज मतलब कितना बेच सकते थे, इशूड मतलब कितना बेच रहे हो, अच्छा पेड अप मतलब कितना पैसा मिल गया। बोलो हाँ कि नहीं। अगला नोट आइए, नोट नंबर, हाँ वो लिखने का तरीका बताएंगे, तीनों में कैसे लिखना है, तो सम्स बनाएंगे तो ज़्यादा समझ आइएगा। अभी आप ये समझ लीजिए, अगला आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 11 में लिखिए, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस,
आइए, तो भाइयों और बहनों, रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है? तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है, लिखिए। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आएगा बताइए। कैपिटल रिजर्व, कॉमा, कॉमा दे दे के ही लिखिए, बहुत सारा आइटम है, बहुत सारा, कॉमा, कैपिटल रिजर्व दे दिए। कितना नंबर पॉइंट था बताइए? उसका लिखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, कॉमा सिक्योरिटीज प्रीमियम, कॉमा जनरल रिजर्व, कॉमा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल में जोड़ दीजिएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस रिजर्व, जनरल रिजर्व माइनस जनरल रिजर्व, कहाँ है पहले लिखा था ये नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, हम समझ गए क्या बोल रहे हैं आप। एक मिनट हमको बोलने दो, हम पूरा होशो आवाज में पढ़ा रहे। देखिए पहले कैपिटल रिजर्व देखिए ना, देखिए आप समझ नहीं, आप शायद समझ नहीं पाए या फिर मेरा प्रेजेंटेशन गलत हो गया। देखिए कैपिटल रिजर्व पहला आइटम हो गया, दूसरा आइटम सिक्योरिटीज प्रीमियम, तीसरा आइटम जनरल रिजर्व है तो जोड़ दीजिएगा, चौथा आइटम है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल कैसे लेंगे? तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल में जो अगर क्वेश्चन में रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको जोड़ देंगे। उसके बाद अगर उसमें अगर कोई रिजर्व, जनरल रिजर्व ट्रांसफर किए ऐसा आइटम रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। मतलब ये पूरा पीएल का एडजस्टमेंट है। जैसे आप सुनिए, कैपिटल रिजर्व एक आइटम हो गया, जनरल रिजर्व एक आइटम हो गया, उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम एक आइटम हो गया, लेकिन आपका पीएल वाला जो बोले, पीएल वाला पूरा जो बोल रहे हैं ये एक फॉर्मूला हो गया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस, आप समझ रहे हो, आप समझे हो बाबू, माइनस जनरल रिजर्व। हमको पता था कोई बच्चा एक सवाल पूछेगा, माइनस जनरल रिजर्व माइनस प्रपोज डिविडेंड, ये सब क्वेश्चन में रहेगा तो एडजस्ट कर दीजिएगा। प्रपोज डिविडेंड माइनस इंटरिम डिविडेंड, जो लोग कल ऑडिट क्लास में आए थे पढ़ाए थे इंटरिम डिविडेंड, कल पढ़ाए थे इंटरिम डिविडेंड, हाँ माइनस इंटरिम डिविडेंड। फिर से बोले एक बार, फिर से बोल रहा, देखिए आप पीएल वाला आइटम को ना ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करके लिख लो भाई, पीएल वाला पूरा एक साथ, पीएल वाला पूरा एक साथ। फिर से बोल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस जनरल रिजर्व, मतलब प्लस मतलब जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अलग हो गया, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल रिजर्व अलग हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग हो गया, जनरल रिजर्व अलग हो गया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल प्लस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस सॉरी माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व माइनस ट्रांसफर टू प्रपोज डिविडेंड, है ना जी, माइनस इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कल ऑडिट में पढ़ाई थी, 2 साल से पहले, वक्त से पहले जब डिविडेंड दे देते हैं ना, इसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे, बोलो हाँ कि नहीं। अगला पॉइंट आइए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये ना हमेशा ब्लैंक जाएगा, इसका कोई यूज नहीं है, ये फालतू है। मतलब एक ऐसा मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब इसका जिसका अलॉटमेंट बाकी है, बस समझे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो ये हमेशा ब्लैंक जाएगा। इसका नोट मत बनाइएगा, अपने से मत बनाने लगिए। यही देखिए, यही बोले थे बेसिस सियाना नहीं बनने, अपने से बच्चे लोग, इसका कोई नोट फोर्ट नहीं बनेगा। अगला आइटम आइए, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी में पहला आइटम क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आता है? नोट बनेगा, लिखिए। यस राइट, पहले हेडिंग दे दीजिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर बताते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिखिए, एग्जाम्पल बोले, दो एग्जाम्पल, एक तो लॉन्ग टर्म लोन और एक तो डिबेंचर, पहले भी किए हम लोग, लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर। डिबेंचर हो गया,
तो लॉन्ग टर्म बोरिंग का ब्रेकअप जब करिएगा तो क्या क्या दिखाइएगा उसमें, लॉन्ग टर्म लोन और क्या बाबू डिबेंचर, अगर क्वेश्चन में रहेगा तो। अगला पॉइंट करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया। तो नॉन, सिंपल भाषा से नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगला है करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पर देखो हम लोग करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है एक बार मैं आपको बताते हैं। देखिए बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या नाम है, कोई ऐसा इनकम जो पैसा मिल गया लेकिन हम काम नहीं किए अभी तक, एडवांस इनकम, ये सब करेंट लायबिलिटी में। बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करेंट लायबिलिटी, क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लायबिलिटी, ये नॉर्मली हो गया, ये आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज कैटेगरी में बांटा जाएगा। यही सब आइटम देखिए ना कितना कैटेगरी में बांट के लिखेंगे यहाँ पे। चले तो करेंट लायबिलिटी के अंदर भी देखिए कैटेगरी है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब जो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लिए है। इसका एग्जांपल लिखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, कॉमा शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। इन दोनों में से कोई भी आइटम रहेगा तो किस कैटेगरी में डाल दीजिएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। देखिए जितना आइटम ऊपर से फॉर्मेट में दिए थे, एक एक आइटम आपको हम तोड़ के समझा रहे, आप प्लीज अच्छे से करना, घर में कल से सम्स बनाएंगे। अरे खत्म नहीं हुआ, करना मतलब खत्म नहीं हुआ। अगला आइटम ट्रेड पेएबल, लिखिए ट्रेड पेएबल, लिखो। अच्छा ट्रेड पेएबल में क्या क्या आएगा पता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर मतलब पैसा देंगे, बिल्स पेएबल मतलब पैसा देंगे, क्रेडिटर मतलब पैसा देंगे, बिल्स पेएबल क्रेडिटर हो गया। नेक्स्ट नोट, नोट नंबर अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी में लिखिए हो गया अदर करेंट लायबिलिटी। इसका एग्जांपल लिखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पैसा बाकी है, काम करवा लिए पैसा नहीं दिए, वाह, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कॉमा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, पैसा लिए काम नहीं किए, देखिए काम करवा लिए पैसा नहीं दिए, ये भी बोझ है, ये भी लायबिलिटी है। अब पैसा ले लिए काम नहीं किए, भी लायबिलिटी है। आपसे हम इंटरेस्ट ले लिए, आपसे हम इनकम ले लिए, काम नहीं किए, तो एक्रूड इनकम, तो मेरे ऊपर बोझ हो गया। देखिए देखिए देखो ना, एक्रूड इनकम, कैसा इनकम बाबू, एक्रूड। हो गया बाबू। इसका एक्रूड इनकम के बगल में ब्रैकेट ओपन करके लिखिए, बाद में कंफ्यूजन होगा आपको। इंटरेस्ट एक्रूड, बट नॉट ड्यू, बट नॉट ड्यू, पैसा बाकी नहीं था, पहले दे दिए आप, पहले दे दिए तो मेरे लिए तो बोझ हो गया ना। जैसे आप एडवांस फीस दे रहे हो तो मेरे लिए तो लायबिलिटी है, आप एडवांस फीस देते हो मेरे लिए क्या है, वो लायबिलिटी है, आपके लिए वो एसेट है। कितना पॉइंट हो गया। एंड द लास्ट आइटम इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें क्या क्या आता है बोले, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, कॉमा प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, कॉमा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। हो प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी प्रोविजन जो होगा सब इसमें आएगा, बात खत्म हो गया ना। लाइब्रेरी साइड आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझे। लाइब्रेरी देखो ये जितना आपको लिखा है ये सब आइटम आप पहले भी सुने हो, लेकिन आज हम लोग क्या सीख रहे हैं कि इसको कंपनी लॉ के हिसाब से कैसे लिखेंगे, कौन सा आइटम किस कैटेगरी में आएगा वो आप सीखे। बोलो हाँ कि नहीं। अब आ जाइए एसेट साइड में। एसेट में दो ही तो एसेट होता है, एक तो फिक्स एसेट होता है, एक तो करंट एसेट होता है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम दिया गया है नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला कौन सा है, नॉन करंट एसेट है ना। नॉन करंट एसेट मतलब क्या हो गया, फिक्स एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब क्या हो गया लोकल भाषा में, फिक्स एसेट।
नॉन करेंट एसेट में भी दो कैटेगरी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। बाबू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या आता है बोलिए तो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार। हम उसको लिखवा नहीं रहे, आप नहीं समझोगे। प्रॉपर्टी प्लांट मतलब क्या, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर कार। इनटेंजिबल में क्या आएगा, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। किसी को मन हो तो घर में आके बना लेना नोट, नहीं तो याद तो रहेगा। इतना गजनी थोड़ी ना भाई, गजनी हो क्या, आ जाओ। तो इसका नोट हम नहीं बना रहे, एग्जाम में बनाएंगे हम लोग, सम्स में बनाएंगे, अभी क्लास में नहीं बना रहे, बनाएंगे सम्स में, बनाएंगे सम्स में बनाएंगे। कुछ पूछ रहे हो क्या, हाथ उठाए वैसे। अच्छा, उसके बाद अगला आइटम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। लिख दीजिए इसके बारे में, ये कंफ्यूज करेगा आपको। पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये नया नाम दिया गया, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, फिक्स एसेट का दूसरा नाम है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एग्जांपल लिखिए। इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बस एग्जांपल लिखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। चाहे इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रीफेस शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगला आइटम आओ, अगला आइटम है बाबू लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब एक ही होता है, जैसे आप किसी को लोन दिए हैं लंबा समय के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसका एग्जांपल होता है क्या बाबू, सिक्योरिटी डिपॉजिट। लिख लीजिए ना, मन है तो नोट 18 कर लीजिए, जो भी कंफ्यूजिंग आइटम है उसको लिख लीजिए। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का एग्जांपल सिक्योरिटी डिपॉजिट। डिपॉजिट। अगला करेंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा अदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करेंट एसेट बोला है तो अदर नॉन करेंट एसेट लिखिए, अदर नॉन करेंट एसेट में लिखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कॉमा डिस्काउंट ऑन issue of share and debenture, preliminary expenses comma discount on issue of share and debenture। ये सब कौन सा कैटेगरी में बताइए, अदर नॉन करेंट एसेट। खत्म हो गया शायद। करेंट एसेट आइए, करेंट एसेट मतलब पढ़ा है तो करेंट एसेट में क्या क्या आता है आपको एक बार में बताते हैं, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। लेकिन क्या है अभी कंपनी लॉ के हिसाब से नहीं है, सबको कैटेगराइज करके लिखना होगा। अब ले ले, पहला आइटम है करेंट इन्वेस्टमेंट। तो करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बाबू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, याद नहीं रहेगा। करेंट इन्वेस्टमेंट होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सम्स में आएगा तो करेंगे, अभी नहीं लिखते हम लोग। करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब कौन सा इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म। जब फॉर्मेट कॉपी करना वहां पे बगल में लिख लेना शॉर्ट टर्म। उसके नीचे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आएगा, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स। लिखिए ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज आएगा, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स एंड डेटर्स। अगला इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो, चाहे क्लोजिंग फिनिश गुड्स का हो। तो इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक। ये आपको पता है, सम्स में बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिख नहीं रहे, बोलो हाँ कि नहीं। तो जो छोटा आइटम उसको अभी हम लोग नहीं लिख रहे, सम्स में आएगा तो उसका भी नोट बनाएंगे डिटेल में, हाँ कि नहीं बोलो। चले दीपक चले। अगला आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सम्स खत्म हो जाएगा भाई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, अरे भाई कैश तो समझते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश के जैसा, कैश के जैसा है बैंक बैलेंस। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैश एंड बैंक। बोला हाँ कि नहीं, मैंने तो लिख लीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। बोलो हाँ कि नहीं। आई थिंक कंप्लीट हो गया। दोनों साइड मैच किया तो आंसर सही है, नहीं मैच किया तो आंसर गलत है।
अब इसके अलावा हमको क्या सिखाना होगा आपको? एडजस्टमेंट और सम्स बनाने का तरीका। अगला दिन एडजस्टमेंट करेंगे, फिर सम्स बनाने का तरीका सीखेंगे। कल हम लोग एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। थैंक यू बच्चों, कल के वीडियो में एडजस्टमेंट आएगा। थैंक यू, बाय एवरीबॉडी।